ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो अपर हाउस की कहानी मैंने आपको बता दी। लोअर हाउस की कहानी में क्या है भाई? लोअर हाउस के अंदर 104 इलेक्टेड हैं जो अपनी मेहनत से आए, और बाकी के 41 जो हैं वो नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? वो किससे आए हैं? वो अपनी पर्ची से आए हैं। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई मसला? ये लोग पर्ची वाले हैं, ठीक है, अंग्रेज इन्हें नॉमिनेट करेंगे। तो ये निजाम था जो अंग्रेज चाहते थे इंडिया के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको कहा जाता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। आप लोगों की बुक्स और सिलेबस में बस एक डायलॉग मारा हुआ है कि ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर। उसके एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, इसके अंदर दो हाउसेज होते हैं। कितने हाउसेज होते हैं? दो हाउसेज होते हैं। एक होते हैं अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस का मतलब होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके अंदर 60 मेंबर्स होंगे। वो 5 साल के इलेक्ट होते हैं। इन 60 मेंबर्स में से 33 इलेक्टेड हैं, 27 नॉमिनेटेड हैं, अंग्रेजों की पर्ची पर लाए हुए। लोअर हाउस के अंदर, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, 3 साल के लिए इलेक्टेड होंगे मेंबर्स। 3 साल के लिए उनको ओहदा दिया जाएगा। टोटल 145 मेंबर्स हैं। 104 इलेक्टेड होंगे, मेहनत करके वोट लेके आएंगे। 41 नॉमिनेटेड होंगे, अंग्रेजों की पर्ची पर आएंगे। दिस वॉज कॉल्ड द बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये पहला रिफॉर्म था जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म का पार्ट है। दिस वॉज द फर्स्ट एवर रिफॉर्म, oh sorry, this was the first reform of the मॉन्टफोर्ट proposals। ठीक है, अगला दूसरा जो उन लोगों ने निजाम लेकर आया, दूसरा रिफॉर्म उन्होंने ये दिया, लिखे अपने पास, सिस्टम ऑफ डायरकी was introduced। ठीक है, सिस्टम ऑफ डायरकी was introduced in the provinces। ठीक है, सिस्टम ऑफ डायरकी was introduced in the provinces। कॉमा मार के ये भी ऐड कर लीजिएगा, allowing the center या central government to intervene in the provincial matters, to intervene in the provincial matters। ठीक है जी, डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंसेस के अंदर, जिससे ये हुआ अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द प्रोविंशियल मैटर्स। डज दैट मेक सेंस? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें, डायरकी मीन्स टू रूल। ठीक है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, डायरकी, डायरकी मीन्स टू रूल। डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स रूल, सो इट विल बी टू रूल। टू रूल, ठीक है, दो रूल। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भाई अंग्रेजों ने बोला कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, गवर्नर अपने हाथ में रखेगा। भाई कुछ चीजें गवर्नर अपने हाथ में रखेगा। कौन सा गवर्नर? भाई प्रोविंस का गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अपने हाथ में रखेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्रोविंस का गवर्नर अपने हाथ में रखेगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि गवर्नर बोलेगा उसके हाथ में नहीं होंगी, बल्कि मिनिस्टर्स यानी जो गवर्नर के नीचे लोग काम कर रहे थे उनके हाथ में होंगी। लेट मी ड्रॉ, ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। अंग्रेजों ने बोला कुछ चीजें होंगी जो गवर्नर कंट्रोल करेगा, और कुछ चीजें होंगी जो मिनिस्टर्स कंट्रोल करेंगे।
अब मिनिस्टर्स जो थे ना, मिनिस्टर्स वो अंडर गवर्नर थे, वो गवर्नर के अंडर में थे, सही है। और गवर्नर पूरे प्रोविंस का होता था, गवर्नर जो होता था वो पूरे प्रोविंस का होता था। अंग्रेजों ने बोला कुछ चीजें गवर्नर कंट्रोल करेगा और कुछ चीजें मिनिस्टर्स जो कि गवर्नर के अंडर में होंगे वो लोग कंट्रोल करेंगे। तो वो चीजें जो गवर्नर खुद कंट्रोल करता था उनको नाम दिया गया रिजर्व, सॉरी जस्ट अ सेकंड, उनको नाम दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स, सही है, उनको नाम दे दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और जो चीजें मिनिस्टर्स के हाथ में होंगी उनको नाम दे दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? सो स्पेलिंग में एरर है, आर आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। सो रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, वो चीजें जो गवर्नर खुद अपने हाथ में रखेगा वो कहलाती थी रिजर्व सब्जेक्ट्स, वो क्या कहलाती थी? रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि इन रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। तो उसके अंदर आप लिख सकते थे रेवेन्यू, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो गवर्नर खुद अपने हाथ में रखेगा। जस्टिस, पुलिस, ठीक है, प्रेस, प्रेस का क्या मतलब होता है भाई? मीडिया शीडिया, ठीक है ना। प्रेस यानी आप अखबारात, ये वो सारी चीजें, ठीक है, अखबार वगैरह, ये सारी चीज यानी वो मीन्स जिसके जरिए आप न्यूज फैलाते हो, प्रेस, ठीक है। ये स्त्री वाला प्रेस नहीं है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वो चीजें हैं जो किसके हाथ में होंगी? दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्टर। और मिनिस्टर किसके अंडर में होगा? मिनिस्टर होगा गवर्नर के हाथ में। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती थी भाई? कोई पब्लिक वर्क आ गया, हेल्थ वगैरह आ गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें। जंगलात को संभालना है, फॉरेस्ट वगैरह है, और इसके अलावा आप चाहें तो लिख सकते हैं एजुकेशन है। ये सारी चीजें मिनिस्टर्स देखेंगे, ये सारी चीजें कौन देखेंगे? मिनिस्टर्स देखेंगे। तो ये कहलाता है डायआर्की, डायआर्की बेटा। और ये कहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी? पूरे इंडिया में सेंटर के ऊपर लगी थी? नहीं, ये कहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी? ये प्रोविंशियल लेवल पर हुई थी, ठीक है। तो अब अगर हम फटाफट से एक बार रिकॉल कर लें इसको, ठीक है। सिस्टम ऑफ डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया ये था क्या, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो ये सर ये बात समझ नहीं आई, ये क्या हुआ कि अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन द प्रोविंशियल मैटर। इस सर आपने तो कहा ये प्रोविंस पे लगेगा, तो फिर इसका सेंटर से क्या ताल्लुक? तो बेटा एक बात याद रखो, ये जो गवर्नर थे जिसके पास सारे मेन सब्जेक्ट्स थे, जिसको आप रिजर्व सब्जेक्ट्स कहते हो, बेटा ये जो बंदा होता था ना ये ब्रिटिश अपॉइंटी होता था, ठीक है। यानी सेंटर के पास सारी ताकत होगी, ही वाज अ ब्रिटिश अपॉइंटी, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई क्वेश्चन है इस डायआर्की से रिलेटेड? प्लीज स्पीक अप, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, ऑलराइट, ठीक है, जबरदस्त। तो फिर वी विल मूव ऑन। ये हमने दो रिफॉर्म्स कर लिए, अब मैं आता हूं बाद इसके ऊपर कि तीसरा रिफॉर्म क्या था, ठीक है। नाउ आई विल कम टू द थर्ड रिफॉर्म, तीसरा रिफॉर्म। तीसरा रिफॉर्म बहुत आसान है, बस लिख लो। और वो क्या है तीसरा रिफॉर्म? सेपरेट इलेक्टोरेट्स
were accepted for both Muslims and Sikhs. तो सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो मोल्डे मिंडो में एक्सेप्ट अभी तो हुए थे जी, बिल्कुल हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैप करेंगे। ठीक है जी, ये तीसरा रिफॉर्म। चौथा रिफॉर्म अगर आप लोगों को याद हो, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म से मुझे टाइप करके बता दीजिए अगर आपको याद हो। मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स में मैंने आपको बताया था इंपीरियल काउंसिल के अंदर मेंबर्स का क्या सिस्टम किया था हमने, याद करें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक डायलॉग मारा था कि इंपीरियल काउंसिल वाज इंक्रीज टू डैश मेंबर्स बाय एडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। डैश नंबर बताएं कितना था, याद है? यस, इट वाज 60, बिल्कुल 60 था। शाबाश। तो ये जो 60 वाला सीन है, अब देखिएगा जो अगला बात लिखने जा रहा हूं। अब जो है वो इंपीरियल काउंसिल के अंदर टोटल 130 नहीं सॉरी 130 103 103 सीट्स हो गई थी। कितने का फर्क आता है दोनों में? 43 का है ना? हाँ यस, 103 सीट्स। ठीक है, अब कितनी सीट्स हो गई थी इंपीरियल काउंसिल के अंदर? 103 सीट्स इन इंपीरियल काउंसिल। ठीक है, अब इन 103 सीट्स में से आपको पता है मुसलमानों के लिए कुछ रिजर्व सीट्स भी निकाली गई थी, एंड वो रिजर्व सीट्स थी 32 रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इंपीरियल काउंसिल के अंदर 60 में से अब बढ़कर के कितनी हो गई? 103 सीट्स हो गई भाई, और उसके अंदर 32 रिजर्व कर दी गई। किसके लिए रिजर्व कर दी गई? मुसलमानों के लिए। रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि वो मुसलमानों को दे दी जाएंगी, उस पे मुसलमान ही आएंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। पांचवा रिफॉर्म, इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे। ठीक है, बहुत सारे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनकी एक काउंसिल बनाई गई। ठीक है, देखिए अपने पास ए काउंसिल ऑफ प्रिंसेस वाज सेट अप, और उसके अंदर टोटल 108 मेंबर्स थे, 108 मेंबर्स। ठीक है, जहां पर ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स आते थे, प्रिंसेस शुगल करते थे, निकल जाते थे। ठीक है, जिस तरह आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं, सोते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो आते थे और शुगल करते थे। अब शुगल का मतलब अपनी अपनी बातें करते थे, डिस्कशन करते थे और वो निकल जाते थे। ठीक है जी, ये सिंपल रिफॉर्म्स हैं। जो दो मुश्किल वाले थे, एक एक पेज वाले, वो मैंने आपको ऊपर समझा दिए। छठा रिफॉर्म बहुत आसान है, सिंपल, बच्चों का ये फेवरेट, इजी, याद भी हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया बड़े फारिग थे मॉन्टफोर्ट दोनों। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नया नाम पड़ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल का नया नाम पड़ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल का नया नाम पड़ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। सातवां, इससे भी आसान, अंग्रेजों ने ये क्लेम किया, ब्रिटिश क्लेम्ड दैट वो वोटिंग राइट्स बढ़ा रहे, दैट दे आर इंक्रीजिंग वोटिंग राइट्स फॉर लोकल्स, दे आर इंक्रीजिंग वोटिंग राइट्स फॉर लोकल्स। ठीक है, ये सातवां हो गया। ठीक है, आठवां, ये आठवां वो रिफॉर्म है। ठीक है, चलें पहले मैं आपको वो नाइन्थ बता देता हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देता हूँ। आठवां अपने पास आप ये लिखें, ब्रिटिश
promised for new reforms, मैंने आपको बताया था। चलो जी, लिखकर मुझे टाइप करके बताओ, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, आफ्टर डैश इयर्स, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, बताओ। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किए थे नए नए रिफॉर्म्स लाएंगे हर कितने साल बाद? यस, एब्सोल्युटली 10 इयर्स। थैंक यू, जबरदस्त, याद है इसका मतलब। ठीक है, हर 10 साल बाद उन्होंने कहा हम नए रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। ये इनका 8वां रिफॉर्म था मॉन्फोर्ट का। और जो 9th बात लिखने जा रहा हूं, ये वन ऑफ द मेन रीजंस बना मॉन्फोर्ट रिफॉर्म्स को अपोज करने का। और वो बात ये है वाइसरॉय समझे भाई, वाइसरॉय वाज गिवन फुल पावर। ठीक है, वाइसरॉय के पास कंप्लीट पावर होगा। सर किस चीज का पावर होगा? रिक्शा चलाने का? नहीं, वाइसरॉय वाज गिवन फुल पावर टू पास एनी बिल, या लॉ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लॉ कह लें, बिल कह लें, ज्यादा ठीक है। टू पास एनी बिल एंड अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नर्स। अब समझ आया? बल्ब जला जब मैंने ऊपर ये बात की थी, थोड़ा सा बल्ब आपका रोशन हुआ जब मैंने ऊपर ये बात की। देख लिया पहले एक दफा इसको। टू अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नर्स, क्या बोला था मैंने आपको ऊपर डायर की समझाते हुए? ये जो गवर्नर होता है इसको कौन अपॉइंट करता है? ये रिफॉर्म्स आपको बुक से इसीलिए समझ नहीं आते क्योंकि इसकी होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इनको समझने के लिए। ठीक है, इसीलिए आई स्पेंड टाइम। मेरे लिए बहुत इजी था, मैं आपको लिख कर दे देता, आपको मैं बोलता रट ले। मैंने आपको समझाया, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अब दोहराएंगे, अपने पास रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, सो दीज वर द रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड, these were Montfort reforms and these were introduced with these terms and conditions. किसी को अगर इसमें कोई मसला है तो प्लीज पूछ ले। If someone has any question, please ask. Please ask if you have any questions. जी मोहतरमा ज़ैनब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और आगे चल के आपको देखेंगे यहाँ तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के अंदर से 5% तक कहानी बढ़ी। कौन सा? तो एक दफा देख लें, रखा था साथ में, कॉपी कर लें, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगला जो चीज है ना वो 7 मार्क्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 मार्क्स में वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़ैनब के बाद किसी ने क्या पूछा है? सर जो वोटिंग राइट था वोट, तो अकदस ये बेटा आपने वही चीज पूछी है जो ज़ैनब ने पूछी है। जी बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं, वोटिंग राइट एक्सटेंड करने का दावा किया था। ये वही बात हो गई कि मैं आपको बोलूं कि बच्चों मैं आप लोगों को क्लास में फ्री टाइम दूंगा और वो फ्री टाइम 1 मिनट हो, तो है तो सही ना फ्री टाइम, समझ रहे हैं बात को? तो बेटा एक्सटेंड करने का मतलब यही था। ठीक है, इट्स द सेम थिंग, आपने सेम थिंग लिखी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, 250 मिलियन की आवाम थी उस वक्त इंडिया की, उसमें से तकरीबन 5 या 5.5 मिलियन आवाम को वोट करने का हक था। और मैंने यही बात आपको आगे चल के समझाई। 1935 का जो एक्ट है
उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई इंक्रीज नहीं हुआ था। यानी इंक्रीज हुआ तो था, लेकिन यानी अगर आप जाकर के देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 का एक्ट, अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले पढ़ा हो, तो उसके अंदर आपको ये पता होगा कि 25% अवाम को वोट करने की इजाजत थी, ठीक है। लेकिन लेकिन उन्होंने एक एक्ट निकाला था या एक रिक्वायरमेंट निकाली थी कि जिस प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी होगी, ओनरशिप साबित करेगा, वही वोट दे सकेगा। तो अंग्रेज हमेशा ये दावा करते थे कि हम वोटिंग राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको मोल्डे मिंटो में भी समझाई थी ये बात कि खवातीन को वोट करने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो ये दावे तो करते थे, लेकिन इतना कोई खास हमें इंक्रीज नहीं देते थे। जी जैनब बिल्कुल सही कह रही हो, कैटेगराइज थे, ठीक है। और मोल्डे मिंटो में भी ये बात साबित है क्लियरली, और गवर्नमेंट ऑफ 1935 के एक्ट में भी ये बात साबित थी, जिनके पास प्रॉपर्टी ओनरशिप साबित करने के जो कर सकते हैं वही वोट करेंगे। Do we have any more questions related to this? चले, I guess मैंने सब cater कर लिए। हाँ, all right. So let's move on. अब हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बात करेंगे। लिखें अपने पास, why were Montfort reforms introduced? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? पहला रीजन, सबसे पहला रीजन आप अपने पास लिखें, ब्रिटिश की पॉलिसी थी हर 10 साल में रिफॉर्म लेकर आएंगे। ब्रिटिश पॉलिसी to introduce reforms after every 10 years, ठीक है। आप लोगों को पता है 1909 में क्या है, मोल्डे मिंटो आए, तो 10 साल हो गए, तो 1919 में क्या निकाले इन्होंने, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स निकाले। पहला रीजन ये हो गया, ठीक है जी, पहला रीजन ये हो गया कि हर 10 साल में उनकी पॉलिसी थी कि वो एक नया रिफॉर्म लेकर आए, ठीक है। तो 1909 में मोल्डे मिंटो निकाले, 10 साल बाद 1919 में मॉन्टफोर्ट निकाले, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि 1914 से 1919, बेटा ये जो पीरियड है ना, ये आलमी जंग अव्वल, वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड है। वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ क्या था, इसको थोड़ा सा हम खिलाफत मूवमेंट में भी ज्यादा देखेंगे कि अंग्रेज लड़ लड़के बिल्कुल थक गए थे। द ब्रिटिश वर एक्सट्रीमली टायर्ड, दे वर नाउ एग्जॉस्टेड, उनके पास रिसोर्सेस खत्म होने लगी थी। तो आप मुझे बताएं, ऐसे मौके पर इंडिया को छोड़ा जा सकता था? नहीं छोड़ा जा सकता था। तो इंडियंस को ठंडा करने के लिए अंग्रेजों ने इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, इस टाइम तक ब्रिटिश बड़े कमजोर हो चुके थे। इंडिया ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा था, लेकिन इंडियंस उनसे खुश नहीं थे। इंडियंस चाहते थे अंग्रेज चले जाएं। अंग्रेजों ने देखा हमें तो जाना नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बहुत वीक हैं, अभी हमने इंडिया को छोड़ दिया तो हम बहुत सफर करेंगे। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए ये भी चैलेंज था कि इंडियंस बार बार कह रहे थे आप चले जाएं। तो इंडियंस को ऐसे क्रूशियल मौके पर ब्रिटिश ने स्मार्टली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ताकि इंडियंस को ठंडा किया जा सके। इसकी मिसाल मैं आपको देता चलूं, देखे ना,
अगर आपको याद हो, चले यहीं पर मैं दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ लिखकर। अगर आपको याद हो भाई, शुरू में मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर कितने हमें वो था इंपीरियल काउंसिल में 60, ठीक है। अब जाकर उन्होंने बढ़ा दिया इंपीरियल काउंसिल के अंदर 103 सीटें कर दी थी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ठंडा करने के लिए इंडियंस को लिखें अपने पास ये पॉइंट। बाय 1919 the British by 1919 the British were did not want to leave India, as their position had weakened in terms of resources after World War One। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद ये बात लिखिएगा, therefore to save themselves from Indian pressure, खुद को इंडियन प्रेशर से बचाने के लिए they tried to persuade Indians, उन्होंने कोशिश की कि इंडियंस को फंसाएं। they tried to persuade Indians through these reforms। तो दूसरा रीजन इन रिफॉर्म्स लाने का ये था। दिस वाज द सेकंड रीजन व्हाई दीज रिफॉर्म्स वर ब्रॉट फोर्थ। This was the second reason why these reforms were brought forth। ठीक है भाई, आगे चले। थर्ड रीजन, तीसरा रीजन इन रिफॉर्म्स को लाने का क्या था भाई? तीसरा रीजन इन रिफॉर्म्स को लाने का ये था कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा इस चीज का आप कह लें कि कॉन्शियसनेस थी, या बहुत ज्यादा वो इस चीज को रिगरसली देखते थे कि हम जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं वो ऐसे हों कि हमें बार बार, भाई देखिए ना, हर किसी को बार बार रिफॉर्म लाने का तो शौक नहीं होता ना, ठीक है ना। भले अंग्रेज, मैं कहता हूँ, फुर्सत से फारिग थे, लेकिन बार बार शौक नहीं होता। तो कहने का यहाँ पर मकसद ये है, ब्रिटिश एगरली वांटेड टू इन्वेस्टिगेट, टू चेक के उनके प्रीवियस रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल थे, ठीक है, और उसकी बिना पर, उसको मद्देनजर रखते हुए वो फ्यूचर के रिफॉर्म्स निकाले। डज दैट मेक सेंस? ये पॉइंट समझ आया? ये थोड़ा सा है ना टेक्निकल पॉइंट है, मैं दोबारा आपको एक दफा बता देता हूँ। अंग्रेज जो है ना, वो इस चीज को चेक करना चाहते थे कि उनके प्रीवियस जो वो लोग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो कितने सक्सेसफुल थे। सर वो क्यों चेक करना चाहते थे? वो इस वजह से चेक करना चाहते थे ताकि वो अपने नए फ्यूचर के रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली ला सके। मैं आपको चले इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। भाई देखिए 1909 के अंदर उन्होंने मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। 1909 के अंदर दे इंट्रोड्यूस्ड मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स। अब मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स की सक्सेस चेक करने के लिए, और फिर देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स की सक्सेस चेक करने के लिए, to check their success and फ्यूचर में जो रिफॉर्म्स आएंगे, फ्यूचर में हमें पता है कौन सा आया था, साइमन कमीशन। फ्यूचर में जो रिफॉर्म्स आएंगे एंड टू मेक फ्यूचर रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली,
बीच में कुछ तो होना चाहिए। टू मेक फ्यूचर रिफॉर्म्स अकॉर्डिंगली, बीच में कुछ तो होना चाहिए। तो बेटा वो बीच में क्या है? सो वो बीच में है मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स। अब शायद समझ आई हो आप लोगों को, ठीक है। प्रीवियस रिफॉर्म्स चेक करने के लिए और नए फ्यूचर के रिफॉर्म्स के दरमियान उनको लाने के लिए दे इंट्रोड्यूस दीज रिफॉर्म्स in between. So this was another reason why the Montfort reforms were introduced. समझ आई बात आपको? Why were they? ओके बेटा जैनब, जो अंग्रेज है ना, अंग्रेजों की जो चलती थी इकोनॉमी, वो चलती ही इस बेसिस के ऊपर थी कि वो इंडिया से इतना ज्यादा कमा रहे थे। गेटिंग माई पॉइंट? इंडिया के अंदर कोई ऐसा पावर थोड़ी था। देवर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश अंग्रेजों को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। इतने पैसा वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुई, मैन पावर वेस्ट हुआ उनका। डज दैट मेक सेंस? तो वो रिसोर्सेज को रीगेन करने के लिए दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया। ऑलराइट, सो थर्ड रीजन मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स आने का क्या था? थर्ड रीजन मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स आने का ये था कि मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स को चेक कर लिया जाए और कि वो कितने सक्सेसफुल थे, और आगे फ्यूचर में हमें किस तरह कोई चीज लानी है, उसके दरमियान उन दोनों बातों को रेक्टिफाई करने के लिए, या आप कह लें उन दोनों बातों पर नजरसानी करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए दे इंट्रोड्यूस मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स। दिस वाज द सेकंड रीजन। भाई साफ सी बात थी, अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं थी कि हम बार बार रिफॉर्म्स लाएं और बार बार उसमें मसले हो, ठीक है। यानी वो मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आए थे और हमें पता है मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स क्या हो गए थे? रिजेक्ट हो गए थे। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि अब हम आगे कोई आज से 20 साल बाद 25 साल बाद रिफॉर्म्स लेकर आए तो इंडियंस तो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें कुछ ऐसी चीज लानी चाहिए जिसमें हम मोल्डे मिंटो रिफॉर्म्स के रिजेक्शन रीजंस को कवर अप कर ले और फ्यूचर के लिए भी हमें आइडिया हो जाए। तो उन्होंने निकाले मॉनफोर्ड रिफॉर्म्स। So this is one of the reasons why Montfort reforms were introduced, ठीक है। और हत्ता के 3 रीजंस होते हैं 7 मार्क में, एक और लिख लें अपने पास। देखें 1916 के अंदर क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। 1916 के अंदर क्या साइन किया गया था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के अंदर जॉइंट डिमांड्स थी। लखनऊ पैक्ट के अंदर मुसलमानों और हिंदूज ने जॉइंट डिमांड्स की थी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इन जॉइंट डिमांड्स की वजह से, इन जॉइंट डिमांड्स ने परसुएड किया, ठीक है, आप लिख सकते हैं दीज जॉइंट डिमांड्स परसुएडेड ब्रिटिश टू ब्रिंग न्यू रिफॉर्म्स, टू ब्रिंग दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? लखनऊ पैक्ट आने की वजह से लखनऊ पैक्ट में जॉइंट डिमांड्स की गई। उन जॉइंट डिमांड्स ने अंग्रेजों को इस चीज पर आमादा किया कि भाई उन्हें इंडियंस के लिए दूसरे रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि थोड़े से इंडियंस खुश हो जाएं, ताकि थोड़े से इंडियंस को थोड़ा सा हौसला मिल जाए, ठीक है। जॉइंट डिमांड सबको याद होनी चाहिए कि माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड और प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी होगी, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। You guys have any questions? No? Let me see. All right, all right. जबरदस्त, ठीक है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके ऊपर इंडियंस ने रिएक्शन क्या दिया। भाई इन रिफॉर्म्स को ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया गया, इन रिफॉर्म्स को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया बुरे तरीके से। Montfort reforms were rejected by the Indians. Now the question arises, एक क्वेश्चन जो कि अगेन 7 मार्क में आपसे टेस्ट हो सकता है, वो ये है why Indians opposed Montfort reforms. Why Indians opposed Montfort reforms? अंग्रेजों ने इंडियंस ने मॉन्फर्ट रिफॉर्म्स को अपोज क्यों किया? तो पहला मैं आपको स्ट्रक्चर दे देता हूं, लेस वोटिंग राइट्स, ठीक है भाई, जो आप लोग बात हाईलाइट कर रहे थे और मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि तकरीबन 5 या 5.5 मिलियन आउट ऑफ 250 मिलियन अवाम वोट कर सकती थी। दैट इज 2%, ओनली 2% कुड वोट, ठीक है। पहला रीजन ऑफ रिजेक्शन तो क्लियर हो गया। आई एम जस्ट गिविंग यू द स्ट्रक्चर, और उसको ये वैसे 7 मार्क में टेस्ट होता, यू कैन ऑफ कोर्स कन्वर्ट इट इनटू अ 7 मार्कर, ठीक है। पहला रीजन ये था कि द नंबर ऑफ इंडियंस जो वोट कर सकते थे वो बहुत कम थे, ठीक है, सिर्फ 2% इंडियंस को वोट मिला, ठीक है। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट वाज एन इंसल्ट फॉर इंडियंस। ये इंडियंस के लिए एक बेइज्जती वाली बात थी कि अपने ही मुल्क में वो इतना, उनके पास इतना भी हक नहीं है कि वो वोट दें, ठीक है। इस वजह से इन रिफॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस वाज द फर्स्ट रीजन दैट यू कैन राइट। दूसरा, भाई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अभी हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट वाले में, कि भाई वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अंग्रेजों को ना मैन पावर चाहिए थी, आर्मी चाहिए थी। अंग्रेजों के पास वेपन्स तो बहुत अच्छे थे शुरू से, लेकिन आदमी नहीं थे। आदमी, अवाम कहाँ पे भरी पड़ी थी? अवाम इंडिया के अंदर भरी पड़ी थी। याद करो पार्टीशन ऑफ बंगाल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अकेले बंगाल के अंदर ब्रिटेन से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो मैन पावर आर्मी के लिए जो बंदे चाहिए वो कहाँ से आते थे अंग्रेजों के पास? वो इंडिया से आते थे। अब हुआ ये खिलाफत मूवमेंट में भी मैं आपको समझाऊंगा कि मुसलमानों ने और इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ब्रिटिश का साथ देने से शुरू में मना किया था, लेकिन फिर ब्रिटिश ने कुछ हमें लालचें दी, जैसे मुसलमान को बोला आप हमें साथ दो, हम टर्की, ऑटोमन आपकी जो एम्पायर है, खिलाफत उस्मानिया है, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो मुसलमानों ने साथ दे दिया। लेकिन हुआ क्या, जब रिजल्ट आया वर्ल्ड वॉर वन का, तो उसके बाद हमें ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश हमें ज्यादा कंसेशन देंगे, लेकिन उन्होंने कंसेशंस क्या दिए? ऐसे चुनने चुनने कंसेशंस दिए मॉन्फर्ट रिफॉर्म जैसे। इस वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अपने पास इसको कि इंडियंस की क्या होप थी? इंडियंस होप्ड फॉर ग्रेटर कंसेशंस, इंडियंस होप्ड फॉर ग्रेटर कंसेशंस, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन उन्हें मिले कम। However, Montfort reforms did not satisfy their expectations. Montfort reforms, मीटिंग एंड होगी, प्लीज आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। मीटिंग एंड हो जाएगी, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा। Montfort reforms did not satisfy